गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास इकोनॉमिक्स। इसमें मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ इकोनॉमिक्स का। जो 11th क्लास में बच्चे मैंने पढ़ाए थे पहले, उनको मैंने इंट्रोडक्शन पहले भी करा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार हम शुरुआत करते हैं दोबारा से, बिकॉज आप 12th क्लास में हैं तो कोशिश करेंगे कुछ भी ना छूटे हमसे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अर्थशास्त्र के फादर कौन थे। तो आधुनिक मतलब मॉडर्न जो आज का अर्थशास्त्र है, उसके जो पिता हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र देखिए, अर्थशास्त्र दो भागों में बांटा गया था, जिसको कि रेगनर फ्रिश ने बांटा था। रेगनर फ्रिश के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अर्थशास्त्र के दो रूप हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है और एक समष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ही कहे जाते हैं, जबकि व्यष्टि और समष्टि अगर दोनों नाम एक साथ आएँ और पूछा जाए कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के पिता का क्या नाम है, तो उनका नाम है रेगनर फ्रिश। उसके बाद अगर पूछा जाए सिर्फ समष्टि अर्थशास्त्र के पिता का क्या नाम है, तो उनका नाम है J.M. केन्ज। इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो आधुनिक अर्थशास्त्र मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पिता हैं एडम स्मिथ, उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, एडम स्मिथ का जीवन काल था जो 16 जून 1723 से लेके 17 जुलाई 1790 स्कॉटलैंड में उनका जन्म हुआ था। तो ये उनका जीवन काल था। इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। मैं दोबारा बता दूं, आधुनिक अर्थशास्त्र का, इसका मतलब मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है उसका पिता कहा जाता है। इनको फाउंडर भी कहा जाता है, मतलब खोजकर्ता। जो आधुनिक अर्थशास्त्र के खोजकर्ता हैं वो भी कौन है, हमारे एडम स्मिथ ही हैं। उसके बाद इनको समाजवाद का पिता भी कहा जाता है। समाजवाद के बारे में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, समाजवाद के बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी एक लाइन बता देता हूँ। समाजवाद का अर्थ है कि जहाँ पर केवल व्यक्ति अपनी बचत और निवेश के माध्यम से ही अपनी दिनचर्या चलाते हैं, और समाजवाद में सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है। उसके बाद इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित की गई थी। वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में इन्होंने इस बुक में ही अर्थशास्त्र की पहली परिभाषा दी थी, जिसको धन संबंधी परिभाषा कहा जाता है। बुक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र भी कहा है। धन का शास्त्र अर्थात धन के बारे में हम बात करेंगे। अर्थशास्त्र मुख्यतः धन का शास्त्र है। अगर हम इसका मीनिंग पढ़ें अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ जमा शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है, धन, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, शास्त्र कोई भी किताब हो सकती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ हो, अर्थात ज्ञान का समूह। अर्थात अर्थशास्त्र क्या है, धन के ज्ञान का समूह है। उसके बाद समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों तथा ज्ञानियों के द्वारा अर्थशास्त्र के विषय में अपने अपने तर्क दिए गए हैं। देखिए, जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके सबके हर एक किताब पर, किसी भी तथ्य पर अपने अलग अलग मत होते हैं, और मतों में आपस में विरोधाभास भी पाया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो एक संकुचित परिभाषा नहीं है, बल्कि एक विस्तृत परिभाषा है। ये एक स्मॉल कॉन्सेप्ट नहीं है, वाइडर कंसेप्ट है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको, जो परिभाषा सबसे पहले दी थी वो एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा दी थी। अगर मैं धन की बात करूं, पीछे मैंने छोड़ दिया था, अगर हम धन की बात करें तो कोई भी भौतिक वस्तु धन होती है जो हमारी इच्छाओं तथा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में मदद करे। इच्छाएं और आवश्यकताएं, जैसे कि मेरे को भूख लगी है तो मेरे को खाना चाहिए, प्यास लगी है पानी चाहिए, सर्दी लगी है गर्म कपड़े चाहिए, आराम करना है बेड चाहिए, गर्मी लगी है पंखा चाहिए। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे धन कहलाती है। उसके बाद इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरी जो परिभाषा दी गई थी, हालांकि मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया है पहले, फिर भी उसके बाद जो दूसरी परिभाषा दी गई थी उसका नाम था भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, जो कि डॉक्टर मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत में दी थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में हमने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ेंगे, आगे चल के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ेंगे, मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत डॉक्टर मार्शल की इस बुक में मिलेंगे हमको। इन्होंने अर्थशास्त्र के अध्ययन में उस विषय पर बल दिया था जो मनुष्य के कल्याण में वृद्धि करते हैं। कल्याण पर अंडरलाइन है, कल्याण के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।
उसके बाद जो तीसरी परिभाषा थी उसका नाम था दुर्लभता संबंधी परिभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है दुर्लभता, जो कि रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑफ द नेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये ऑफ है, मैं दी थी। उन्होंने अर्थशास्त्र को चुनाव का शास्त्र कहा है। चुनाव मतलब सिलेक्शन। अगर हम कोई चीज़ चुनते हैं, और हम चुनते कब हैं, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो जो जितने भी फैक्टर होते हैं उनका सबका अल्टरनेटिव यूज़ होता है, वैकल्पिक प्रयोग होता है। अतः हम उनके वैकल्पिक प्रयोग को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उनका चुनाव करते हैं। तो दुर्लभता वहाँ पाई जाती है जहाँ पर चीज़ें सीमित हों। दुर्लभ संबंधी परिभाषा में ही चुनाव का शास्त्र बताया था अर्थशास्त्र को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा कहता हूँ। इनके अनुसार हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, जो हमारी नीड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं और सीमा से परे होती हैं, अतः असीमित होती हैं, तथा जिन आवश्यकताओं को हम संतुष्ट करने के लिए साधनों का यूज़ करते हैं, फैक्टर्स का, जैसे कि धन एक साधन है खुद, और धन में रुपया पैसा भी आता है। तो रुपया पैसा एक साधन है जो कि सीमित है, किसी के पास भी अथाह पैसा नहीं है, सबके पास सीमित ही चीज़ें होती हैं। तो हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अतः आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधनों का चुनाव करना पड़ता है, यही दुर्लभता होती है। आगे जो फोर्थ हमारी डेफिनेशन थी वो विकास केंद्रीय परिभाषा थी, जो विकास पर आधारित थी, जो कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई थी। आधुनिक अर्थशास्त्री कौन कौन थे, इसमें संस ग्रुप है, तो इसमें सैमुअलसन, पीटरसन, फार्गुसन, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था अर्थशास्त्र के ऊपर ही, इन्होंने दी थी। तो जब ये चौथी परिभाषा दी गई थी उसके बाद हमें एक परिपूर्ण परिभाषा मिली अर्थशास्त्र की। परिपूर्ण परिभाषा में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ शामिल की गई हैं। तो परिपूर्ण परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इसमें एक सेंटेंस बना जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र चुनाव तथा मानव व्यवहार का विज्ञान है। अर्थशास्त्र को विज्ञान विषय भी बताया गया है, जिसमें कि क्रमागत अध्ययन होता है किसी चीज़ का क्रम अनुसार। जैसे कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, पहले क्रम में क्या आता है, हमारी आवश्यकताएं क्या है, असीमित हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो साधन है वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। साधन सीमित हैं तथा उनका वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। वैकल्पिक का मतलब मैं दोबारा समझा दूं कि एक साधन को एक की बजाय दूसरी जगह पर भी उसी तरह प्रयोग किया सकता है और वो प्रयोग में आएगा भी। जब हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए साधन दिए गए हैं, उन साधनों का हम प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, तो हमें उन आवश्यकताओं का चुनाव करना पड़ता है जिनको हमें सेटिस्फाई करना है, संतुष्ट करना है। और संतुष्ट भी इस तरीके से हम उन आवश्यकताओं को करते हैं जो कि हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि देंगी। हम कोई भी ऐसी आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे जो हमें कम संतुष्टि दे। अतः हमें ऐसी आवश्यकता को चुनाव करना पड़ता है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि देती है। और संतुष्टि को ध्यान में रखकर हम उस संतुष्टि का इस प्रकार प्रयोग करते हैं ताकि समाज का कल्याण भी हो सके, समाज में किसी को कोई दिक्कत ना हो और आर्थिक विकास अपनी निरंतर गति से चलता रहे, निरंतर गति से चलता रहे। ठीक है बच्चों, तो एक इकोनॉमिक्स की अगर एक परिपूर्ण परिभाषा को मैं बताऊं तो परिपूर्ण परिभाषा यही कही जाएगी, मैं आपको बता चुका हूं इसको पहले भी। तो आवश्यकताएं कैसी होती हैं, हमारी असीमित होती हैं, साधन सीमित होते हैं तथा उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हमें साधनों का इस प्रकार चुनाव करना पड़ता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो सके और समाज का कल्याण हो सके तथा आर्थिक विकास निरंतर गति से चलता रहे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने आएगी। धन्यवाद।